तारीख थी 27 नवंबर 2020। कोलकाता की सियासत में एक खबर जंगल में आग की तरह फैलती है। ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, ये उस दीवार में दरार थी जिस पर 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सत्ता टिकी हुई थी। इस इस्तीफे के बाद बंगाल के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 5 महीने बचे थे और बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा फील्ड कमांडर अचानक दीदी का साथ छोड़ चुका था। उस रात कोलकाता के बंद कमरे में 4 चेहरे बैठे थे। एक तरफ बागी शुभेंदु अधिकारी, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी और सौगत राय, और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। घंटों बातचीत चली। सुबह खबर आई कि सब ठीक हो गया, लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक हुआ था? क्योंकि कुछ दिनों बाद एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें शुभेंदु ने लिखा था, मेरी टीस अभी भी बाकी है। और फिर मेदिनीपुर की दीवारों से ममता बनर्जी के पोस्टर उतरने लगे, दीवारों पर भगवा रंग चढ़ने लगा। इसके बाद 17 दिसंबर 2020 को शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। 19 दिसंबर 2020 की वो तारीख आती है जब मेदिनीपुर का मैदान लोगों से भरा पड़ा था। अमित शाह मंच पर थे और उसी मंच पर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का झंडा थाम चुके थे। वो शुभेंदु जिसने कभी नंदीग्राम में ममता बनर्जी के लिए जमीन तैयार की थी, वही शुभेंदु ममता बनर्जी के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन बन चुके थे। फिर आया 2021। पूरा बंगाल सिर्फ एक सीट पर सिमट गया और वो सीट थी नंदीग्राम। इस सीट पर एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरी तरफ भूमिपुत्र कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी थे। और जब नतीजे आए तो बंगाल की राजनीति ने इतिहास बनते देखा। पहली बार एक सिटिंग मुख्यमंत्री अपनी सीट हारे। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं साजिद। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ, जिसके दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसके पिता मेदिनीपुर की राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरों में गिने जाते थे। ये कहानी है उस लड़के की जिसने कॉलेज में एसएफआई के खिलाफ छात्र राजनीति की शुरुआत की, जो नंदीग्राम आंदोलन का चेहरा बना, जिसने वामपंथ के 34 साल पुराने किले को ढहाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। और फिर उसी ने ममता बनर्जी को उनके ही सबसे मजबूत गढ़ में चुनौती दी। लेकिन इस सफर में विवाद भी थे। नारदा स्टिंग, शारदा चिटफंड, मीर जाफर के आरोप और बीजेपी की वॉशिंग मशीन वाली राजनीति के सवाल। फिर भी शुभेंदु अधिकारी लगातार आगे बढ़ते रहे और 2026 आते आते बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। बीजेपी 3 सीटों से 207 तक पहुंच चुकी थी और अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि बंगाल का नया मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी होंगे, जिन्होंने 9 मई साल 2026 को बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले ली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता है या वो चेहरा जिसने बंगाल की राजनीति का पूरा नक्शा बदल दिया? वो ममता बनर्जी के बनाए हुए सबसे बड़े राजनीतिक योद्धा थे या वही योद्धा जिसने अंत में अपने ही साम्राज्य को चुनौती दे दी? ये कहानी है बंगाल के कहे जाने वाले शेर शुभेंदु अधिकारी की। तो चलिए शुभेंदु अधिकारी के सफर पर बंगाल के हावड़ा से होते हुए मेदिनीपुर की गलियों तक चलते हैं, जहां ये कहानी पूरी होती है। दोस्तों, तारीख थी 15 दिसंबर। पूर्व मेदिनीपुर जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और बंगाल की खाड़ी से उठती हवाएं करकुली गांव की गलियों से गुजर रही थी। और उसी रात एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया शुभेंदु अधिकारी। और जिस घर में शुभेंदु अधिकारी जन्म लेते हैं वो कोई साधारण परिवार नहीं था। इस घर में राजनीति सिर्फ पेशा नहीं थी, वो परंपरा थी। शुभेंदु के दादा केनाराम अधिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अंग्रेज उनसे इतने परेशान थे कि उन्होंने 3 बार उनका घर जला दिया था। साल 1929, साल 1942 और साल 1943 में उनके घर को जला दिया गया। हर बार घर जला लेकिन विरोध की आग नहीं बुझी। और यही जिद, यही राजनीतिक ताप धीरे धीरे परिवार की पीढ़ियों में उतरता चला गया।
शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी मेदिनीपुर की राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुके थे। कांथी नगर पालिका पर उनका इतना प्रभाव था कि लोग कहते थे कि मेदिनीपुर में उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। उनको लेकर यह भी कहा जाता था कि शिशिर अधिकारी सिर्फ नेता नहीं थे, वो संगठन बनाने वाले आदमी थे। घर में सुबह से लेकर रात तक राजनीति की बातें होती थी, कार्यकर्ता आते जाते रहते थे, लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते थे और उसी समय से शुभेंदु अधिकारी तमाम सियासी दांव-पेच सीखना शुरू कर चुके थे। शुभेंदु कई बार अपने पिता के साथ सभाओं में जाते, भीड़ को नारे लगाते देखते और शायद उसी समय उनके भीतर राजनीति का बीज बोया जा चुका था। और जब शुभेंदु 12 साल के थे तो उन्होंने पहली बार अपने पिता को चुनाव लड़ते और जीतते देखा। बाद में उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने उसी दिन तय कर लिया था कि सियासत ही उनका रास्ता है। हालांकि उस उम्र में ज्यादातर बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन शुभेंदु लोगों की भीड़, भाषण और राजनीतिक समीकरण समझने लगे थे। धीरे धीरे उनका झुकाव राजनीति की तरफ बढ़ने लगा और फिर कॉलेज की राजनीति से शुरू हुआ सियासत का वो पाठ जो आज शुभेंदु को बंगाल की सीएम की गद्दी पर ले आया, यानी बिठा दिया। 1980 के दशक का वो आखिरी दौर था जब बंगाल पूरी तरह वामपंथ के कब्जे में था। कॉलेजों से लेकर गांव तक हर जगह सीपीआईएम का दबदबा था। छात्र राजनीति में एसएफआई का राज चलता था। ऐसे माहौल में शुभेंदु अधिकारी ने राजनीति में कदम रखा और उन्होंने कांथी के पीजी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ एसएफआई को चुनौती देना आसान नहीं था, लेकिन शुभेंदु ने वही किया। उन्होंने कांग्रेस समर्थित छात्र परिषद का साथ लिया और सीधे एसएफआई के खिलाफ खड़े हुए। यहीं से उनकी असली राजनीति की ट्रेनिंग शुरू हुई और यहीं से उन्होंने सीखा कि कैसे संगठन खड़ा किया जाता है, कैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाता है और कैसे विरोधियों के बीच जगह बनाई जाती है। और सबसे जरूरी चीज जो शुभेंदु ने यहाँ सीखी वो कि कैसे डर के माहौल में राजनीति की जाती है। शुभेंदु भाषण देने में तेज थे, लेकिन उनसे ज्यादा मजबूत उनकी ग्राउंड पकड़ थी और वो सिर्फ मंच पर नहीं दिखते थे, वो कार्यकर्ताओं के बीच रहते थे। धीरे धीरे कॉलेज की राजनीति में उनका नाम फैलने लगा। उन्हें समझ आ गया था कि बंगाल की राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, यहाँ बूथ, गांव, पंचायत यानी हर स्तर पर पकड़ बनानी पड़ती है। और ये वही दौर था जब शुभेंदु ने कैडर राजनीति का असली खेल सीखा और आगे चलकर यही चीज उन्हें बंगाल के सबसे प्रभावशाली नेताओं में एक बनाने लगी थी, अलग बनाने लगी थी। लेकिन इसके बाद शुरू होता है असल शुभेंदु का उदय, और वो भी नंदीग्राम से। वो नंदीग्राम जिसने शुभेंदु को बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया था। दिसंबर का महीना था, साल था 2006। बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और यह फैसला था कि नंदीग्राम में 25,000 एकड़ जमीन पर केमिकल हब और एसएजी सेज बनाया जाएगा। सरकार के लिए विकास परियोजना थी, लेकिन किसानों के लिए ये उनकी जमीन छीनने की शुरुआत थी। खबर फैलते ही गांव में बेचैनी बढ़ने लगी। लोगों को डर था कि उनकी खेती, उनका घर, उनका भविष्य सब खत्म हो जाएगा। फिर जनवरी 2007 में एक अनाथालय में बैठक हुई और वहीं बनी भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी BUPC। शिशिर अधिकारी इसके कन्वीनर बने, लेकिन जमीन पर आंदोलन की कमान शुभेंदु अधिकारी को सौंपी गई, यानी ये कमान संभाली शुभेंदु अधिकारी ने। यहीं से शुभेंदु का असली राजनीतिक उदय शुरू हुआ। उन्होंने नंदीग्राम को आंदोलन का किला बना दिया। सड़कें खोद दी गई, लकड़ी के पुल तोड़ दिए गए ताकि पुलिस और CPIM कैडर गांव तक नहीं पहुंच सके। खतरे का संकेत देने के लिए गांव में शंख बजाए जाते थे, मस्जिदों से ऐलान होता था और कुछ ही मिनटों में हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे। शुभेंदु ने सिर्फ आंदोलन नहीं चलाया, उन्होंने मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी लड़ी। शुभेंदु अधिकारी ने विस्पर कैंपेन शुरू किया। दीवारों पर पोस्टर कम लगाए जाते थे, लोगों के कानों में ज्यादा बातें पहुंचाई जाती थी। धीरे धीरे CPIM का मजबूत कैडर सिस्टम कमजोर पड़ने लगा और फिर आया साल 2007। तारीख थी 14 मार्च, वो दिन जिसने बंगाल की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। पुलिस ने नंदीग्राम में गोली चलाई और इस गोलीबारी में 14 ग्रामीण मारे गए। पूरा बंगाल हिल गया। टीवी चैनलों पर खून से सने खेत दिखाई दे रहे थे और इसी दिन शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक नेता नहीं रहे, वो आंदोलन का एक चेहरा बन गए थे। ममता बनर्जी को मां, माटी और मानुष की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा मिल चुका था, लेकिन जमीन तैयार करने वाला आदमी था शुभेंदु अधिकारी।
शुभेंदु अधिकारी को उस समय में ममता का सबसे भरोसेमंद सिपहसालार कहा जाता था। नंदीग्राम आंदोलन के बाद और ममता बनर्जी ने समझ लिया था कि शुभेंदु अधिकारी सिर्फ एक स्थानीय नेता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर संगठन खड़ा करने की अद्भुत क्षमता है। उन्हें जंगल महल की जिम्मेदारी दी गई। पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर ये इलाके वामपंथ और माओवादियों के मजबूत गढ़ माने जाते थे। लेकिन शुभेंदु ने यहाँ बूथ दर बूथ संगठन खड़ा करना शुरू किया। वो लगातार गांव में जाते, स्थानीय नेताओं को जोड़ते और टीएमसी की जड़ें मजबूत करने में लग जाते। उनकी राजनीति सिर्फ भाषणों पर नहीं चलती थी, वो नेटवर्क बनाते थे। इसके बाद आया 2009, जब लोकसभा चुनाव आया और यहाँ से नंदीग्राम सीट खाली हुई। सबको लगा शुभेंदु खूब चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने फिरोजा बीबी को उम्मीदवार बनाया। वही फिरोजा बीबी जिनके बेटे की मौत नंदीग्राम के उस गोलीकांड में हुई थी। और ये सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक भावनात्मक संदेश था। और यही चीज शुभेंदु को बाकी नेताओं से अलग बनाती थी। देखते ही देखते धीरे धीरे वो तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 की स्थिति पर पहुंच गए। वक्त गुजरता गया और 2011 का चुनाव करीब आ गया। 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार कमजोर पड़ रही थी और परिवर्तन की इस पूरी लड़ाई में ममता के बाद अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा था तो वो शुभेंदु अधिकारी थे। 2011 में वामपंथ का किला ढह गया था और फिर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। लेकिन इस जीत के पीछे जो जमीन थी उसे तैयार करने वालों में सबसे बड़ा नाम था शुभेंदु अधिकारी। 2011 के बाद शुभेंदु अधिकारी सरकार में बेहद ताकतवर मंत्री बन चुके थे। उनके पास परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे, लेकिन राजनीति में सबसे खतरनाक चीज होती है शक्ति संतुलन का बिगड़ जाना। धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस के अंदर बदलाव आने लगा। 2017 में मुकुल राय बीजेपी में चले गए। इसके बाद पार्टी में अभिषेक बनर्जी का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। शुभेंदु को लगने लगा कि पार्टी में परिवारवाद हावी हो रहा है। वो मानते थे कि जमीन पर लड़ाई उन्होंने लड़ी, लेकिन अब फैसले कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में जा रहे हैं। और यहीं से शुरू हुआ दरार। तृणमूल कांग्रेस में बिखराव होना शुरू हो गया। हालांकि बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर दूरियां बढ़ रही थी। और सबसे दिलचस्प बात थी कि शुभेंदु बाद में खुद को कहते थे कि मैं 2014 से बीजेपी के नेताओं के संपर्क में था। यानी जब वो टीएमसी में सबसे ताकतवर नेताओं में शामिल थे, उसी समय वो अपने लिए दूसरा रास्ता भी तैयार कर रहे थे। 27 नवंबर 2020 जब शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और ये खबर टीएमसी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। हालांकि इस फैसले के बाद चुनाव सिर्फ 5 महीने दूर थे और ममता बनर्जी समझ चुकी थी कि अगर शुभेंदु चले गए तो सिर्फ एक नेता नहीं जाएगा, पूरा संगठन टूट सकता है। जिसके बाद शुभेंदु को मनाने की कोशिश शुरू हुई और 1 दिसंबर की रात कोलकाता में बैठक हुई। अभिषेक बनर्जी, सौगत रॉय, प्रशांत किशोर के बीच घंटों बातचीत हुई। सुबह बयान आया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद उसी के बाद शुभेंदु का व्हाट्सएप मैसेज सामने आया, जिसमें लिखा था कि मेरी टीस अभी भी बरकरार है। जिसके बाद से साफ हो चुका था कि अब शुभेंदु की वापसी की कोई संभावना नहीं बची है। और इसके 16 दिन बाद यानी 17 दिसंबर 2020 को उन्होंने टीएमसी को छोड़ दिया। अगले ही दिन केंद्र सरकार उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी, जिसके बाद बंगाल समझ चुका था कि अब शुभेंदु बीजेपी में जाने वाले। इस फैसले के बाद 19 दिसंबर को अमित शाह मेदिनीपुर पहुंचे, जहां उनकी विशाल रैली हुई और मंच पर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो। उन्होंने अमित शाह के पैर छुए और बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया। और 2021 के विधानसभा चुनाव में पूरा बंगाल सिर्फ एक सीट पर आकर टिक गया था, और वो था नंदीग्राम का संग्राम। ममता बनर्जी ने खुद यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया, और ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये एक प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। कुछ घंटों के बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी ऐलान कर दिया कि मैं भूमिपुत्र हूं और उन्हें 50,000 वोटों से नहीं हराया तो राजनीति छोड़ दूंगा। अब नंदीग्राम युद्ध भूमि बन चुका था। हर दिन रैलियां, नारे, आरोप, हमले होने लगे। पूरा देश इस सीट को देख रहा था। और जब 2 मई 2021 को मतगणना शुरू हुई, तब कभी ममता आगे निकलती तो कभी शुभेंदु। हालांकि 16वें राउंड तक ममता बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन आखिरी राउंड में पासा पलट गया। शुभेंदु अधिकारी 1956 वोटों से जीत गए। 1956 से शुभेंदु की वोट हुई और यहां से इतिहास बन चुका था। पहली बार
कोई सिटिंग मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गई थी। हालांकि टीएमसी ने 213 सीट जीतकर सरकार बना ली थी, लेकिन बीजेपी 3 से 77 सीट तक पहुंच चुकी थी और इस उछाल में सबसे बड़े चेहरे थे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी का सफर सिर्फ जीत की कहानी नहीं है। जीत के साथ राजनीति में उभरते हुए चेहरे के साथ साथ उन पर कई गंभीर आरोप लगे। सबसे बड़े मामला नारदा स्टिंग। 2014 में पत्रकार मैथ्यू सैमुअल के स्टिंग ऑपरेशन में कई टीएमसी नेताओं को कथित तौर पर पैसे लेते हुए दिखाया गया। इन वीडियो में शुभेंदु अधिकारी भी नजर आए। इसके अलावा शारदा चिटफंड घोटाले में भी उनका नाम सामने आया। सीबीआई ने उनसे पूछताछ की। विरोधियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी में जाते ही सारे मामले ठंडे पड़ गए और टीएमसी ने इसे वॉशिंग मशीन वाली राजनीति कहा। लेकिन शुभेंदु हमेशा कहते रहे ये राजनीतिक साजिश है और फिर ये मामले अदालतों और जांच एजेंसियों का विषय रहा। लेकिन इतना जरूर था, इन विवादों ने हमेशा उनकी छवि को घेरे में रखा। मगर साल 2026 आया जब शुभेंदु ने बंगाल की राजनीति पलट दी। 2026 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं थे, वो बीजेपी का सबसे बड़ा बंगाली चेहरा बन चुके थे। इस चुनाव में उन्होंने बड़ा दांव खेला। शुभेंदु ने एक साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, नंदीग्राम और भवानीपुर। भवानीपुर वही सीट जहां से ममता बनर्जी रिकॉर्ड अंतर से जीती थी, लेकिन इस बार मुकाबला सीधा था। मतगणना के दौरान कांटे की टक्कर हुई और फिर धीरे धीरे हिंदू बहुल इलाके के वोट आने लगे और शुभेंदु आगे निकल गए। उन्होंने ममता बनर्जी को भवानीपुर में भी हरा दिया। ये बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना थी। बीजेपी 260 सीटों तक पहुंच गई। 15 साल बाद बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका था। अमित शाह ने ऐलान किया कि बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी और इस ऐलान के बाद 9 मई 2026 को शुभेंदु ने प्रधानमंत्री मोदी और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में कई बड़े नेता आए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हुए जिन्होंने राजनीति का पूरा संतुलन बदल दिया। शुभेंदु अधिकारी उन्हीं चेहरों में से एक हैं। उन्होंने वामपंथ के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फिर टीएमसी को मजबूत किया और आखिर में उसी टीएमसी को सबसे बड़ी चुनौती दे दी। उनकी राजनीति में आंदोलन भी है, आक्रामकता भी है, संगठन भी है और रणनीति भी, लेकिन विवाद भी, सवाल भी है। कुछ लोग उन्हें नंदीग्राम का नायक कहते हैं तो कुछ लोग मीर जाफर, कुछ लोग अब बंगाल का शेर कह रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, वो ये कि बंगाल की राजनीति की कहानी शुभेंदु अधिकारी के बिना अधूरी है और शायद इसी वजह से करकुली गांव में जन्मा वो लड़का आज सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा अध्याय बन चुका है। वो आज बंगाल का सीएम बन चुका है और पहला भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, वो भी बंगाल में। वैसे आप शुभेंदु अधिकारी के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर लिखकर बताएं। आज के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रवाणी के साथ और सब्सक्राइब जरूर करिए।